नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी एफएलटी टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे हम एमपीपीएससी का। दोस्तों हमारी जो मॉक टेस्ट की जो श्रृंखला चल रही है, यदि आपको पसंद आ रही है तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का हम एफएलटी लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यू इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। सो पहला दोस्तों हमें देखने को मिलेगा 1517 की बात की। 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर को किसने हराया। सो दोस्तों इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा कि 1500 में इसका इब्राहिम लोदी का आंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों राजा विक्रमादित्य तोमर को किसने हराया दोस्तों, इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से हमें दोस्तों क्या है, मैच करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या देखने को मिलेगा हमें, लोधी वंश। तो लोधी सूची एक को दोस्तों पहला है कि सूची है और दूसरा शासक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वंश और शासक हमें देखने को मिलेगा। बघेल वंश की यदि बात करें दोस्तों, बघेल वंश की यदि हम बात करें दोस्तों, तो बघेल वंश में हमें क्या है, ए का वन। तो भीम बघेल वंश में क्या दोस्तों, हमें भीमल देव ही देखने को मिलेगा। तो बघेल वंश का बिल्कुल करेक्ट मैच है कि बघेल वंश का जो शासक है वो भीमल देव, राइट, भीमल देव हमें देखने को मिलेगा। अगला है तोमर वंश। तो तोमर वंश की यदि बात करेंगे, तोमर वंश में हमें वीर सिंह देव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही मैच पहले से ही रखा है। मालवा वंश की यदि बात करें तो मालवा वंश की यदि तो मोहम्मद शाह गोरी, तो ये भी दोस्तों का बिल्कुल सही का सही मैच कर रखा है। और फर्रुखी तो आदिल खान द्वितीय, तो दोस्तों ये पहले से ही क्या है, सही का सही मैच करके हमें दिया गया। तो दोस्तों इसके अंदर हमें कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं देखने को मिला। तो दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको कि बघेल वंश के लिए भीमल देव, तोमर वंश के लिए वीर सिंह देव, मालवा देश के लिए क्या है, मालवा वंश के लिए दोस्तों मोहम्मद शाह गोरी, और फारूकी वंश के लिए क्या है, आदिल खां द्वितीय हमें देखने को मिलेगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राई लोक नृत्य के लिए पद्म श्री विजेता की बात की दोस्तों की राई लोक नृत्य के लिए पद्म श्री विजेता इनमें से कौन है। तो विष्णु दयाल, राम सहाय पांडे, शिव सहाय पांडे या तीजन भाई। तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा राम सहाय पांडे। ठीक है, तो राम सहाय पांडे को क्या है दोस्तों, ये राई क्या है दोस्तों, इन्हें हमें पद्मश्री देखने को मिलेगा। और राई नृत्य क्या है दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और 2022 में क्या है, राम सहाय पांडे को भारत सरकार ने क्या है, नृत्य के लिए क्या है, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। ठीक है, अगला बात करें, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि चित्रकार देखने को मिलेगा, तो चित्रकार नहीं बताना, तो मकबूल फिदा हुसैन, यस हमें चित्रकार देखने को मिलेंगे। नारायण श्रीधर बेंद्रे, तो नारायण श्रीधर बेंद्रे भी दोस्तों क्या है, हमें एक चित्रकार देखने को मिलेंगे। देवयानी कृष्ण, तो देवयानी कृष्ण भी दोस्तों क्या है, हमें चित्रकार देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कमल वशिष्ठ है, कमल वशिष्ठ क्या है, हमें चित्रकार नहीं देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, डी आंसर देखने को मिलेगा। कमल वशिष्ठ क्या है, एक रंगकर्मी है, एक नाटक के निदेशक हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये क्या थे, एक रंगकर्मी थे, एक नाटक से संबंधित व्यक्ति हमें देखने को मिलेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा गोमटगिरी तीर्थ स्थल। तो दोस्तों गोमटगिरी तीर्थ स्थल के बारे में हम बताना कि गोमटगिरी तीर्थ स्थल हमें कहाँ देखने को मिलेगा। सो गोमटगिरी क्या है दोस्तों, ये जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल हमें देखने को मिलेगा। और ये कहाँ दोस्तों, हमें इंदौर में देखने को मिलेगा। राइट, तो दोस्तों ये हमें कहाँ है, इंदौर में देखने को मिलेगा। तो गोमटगिरी इंदौर जैन धर्म का पावन तीर्थ स्थल हमें देखने को मिलेगा। राइट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश को इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया। तो मध्य प्रदेश के अंदर इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन हमें कब देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये हमें देखने को मिलेगा दोस्तों 2005 में। तो 2005 कहाँ है, तो ये 80 वाले में हमें 2005 देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो जुलाई 2005 में दोस्तों हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश पर्यटन का इको बोर्ड। ठीक है, और ये दोस्तों क्या है, सरकार के वन विभाग के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि पेमा फात्या दोस्तों चित्रकार हमें देखने को मिलेंगे। तो श्रेष्ठ चित्रकार है, तो किस कौन से हैं। तो दोस्तों ये कहाँ के हमें देखने को मिलता है, ये हमें क्या है दोस्तों, ये हमें पिथौरा पेंटिंग से देखने को मिला। तो पेमा फात्या हमें पिथौरा पेंटिंग से देखने को मिलेंगे। तो पेमा फात्या क्या है दोस्तों, हमें पिथौरा पेंटिंग से हमें देखने को मिलेंगे। और यदि बात की जाए दोस्तों, ये पिथौरा पेंटिंग किससे संबंधित है, तो पिथौरा पेंटिंग दोस्तों ये क्या है दोस्तों, भील से हमें संबंधित देखने को मिले। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, भील से संबंधित हमें देखने को मिलेगा पिथौरा पेंटिंग। और इसके प्रमुख चित्रकार की यदि बात करें तो हमें पेमा फात्या देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारिंद्र घोष किससे संबंधित है। बारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से, आर्य समाज से, अभिनव भारत से या स्वदेश बांधव समिति से। तो ये दोस्तों हमें अनुशीलन समिति से देखने को मिलेंगे। तो बारिंद्र घोष क्या दोस्तों, हमें अनुशीलन समिति से देखने को मिलेंगे। राइट, अनुशीलन समिति से हमें बारिंद्र घोष देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा गया है कि जो राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य
विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कितने लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा 1/3। तो 1/3 मेंबर क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो हमारा जो काउंसिल है दोस्तों उसके अंदर 1/3 हमें देखने को मिलेगा, राइट। और यदि बात करें दोस्तों कि विधान परिषद के और राज्यपाल कितने नामित करेगा, तो राज्यपाल यदि पूछा जाए दोस्तों तो राज्यपाल क्या है 1/6 नामित करता है, ठीक है। 1/6 क्या दोस्तों राज्यपाल नामित करता है स्टेट की काउंसिल में। अगला है दोस्तों निम्नलिखित संतों को उनके कार्यक्रम के अनुसार नियोजित करना है। तो कबीर, नामदेव, गुरु नानक और मीराबाई, ये दोस्तों कब हमें देखने को मिलेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा क्या कि सबसे पहले हमें देखो नामदेव, ठीक है, तो नामदेव देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद कबीर देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद गुरु नानक और उसके बाद हमें मीराबाई देखने को मिलेगी। इसका मतलब 2 1 4 3 हमें देखने को मिलेगा। तो 2 1 4 3 दोस्तों क्या हमारा एक करेक्ट फार्मूला हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें नामदेव देखने को मिलेंगे, नामदेव के बाद फिर हमें कबीर आते हुए देखने को मिलेंगे, फिर कबीर के बाद हमें देखने को गुरु नानक मिलेंगे और फिर मीराबाई हमें देखने को मिलेंगी। तो इसका आंसर क्या है 2 1 4 3 हमें देखने को मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन से? तो दोस्तों ये हमें फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक हमें कौन देखने को मिलेंगे? तो दोस्तों ये फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात किया है तो दोस्तों ये हमें कौन है लॉर्ड मैकाले ने बोला था कि यदि हम ऊंचे लोगों को पढ़ा देंगे तो नीचे नीचे ऑटोमेटिक शिक्षा रिसकर छोटे छोटे लोगों के पास भी चली जाएगी। तो ये दोस्तों फिल्ट्रेशन थ्योरी हमें लॉर्ड मैकाले ने दी थी, ठीक है। सो दोस्तों ये यदि हम बात करें कि जो लॉर्ड मैकाले ने जो मैकाले मिनट्स या एजुकेशन जो पॉलिसी थी वो किस तरह की थी, तो जो लॉर्ड मैकाले की पॉलिसी दोस्तों इस तरह की थी कि जो भारत को अंदर हमें कैसा वर्ग तैयार करना था जो रंग रूप से क्या है दोस्तों भारतीय हो लेकिन आचार विचार संस्कार व्यवहार से क्या हो बुद्धि क्या हो वो ब्रिटिश हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बताना दोस्तों नॉट रिलेटेड है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा नॉट रिलेटेड हमें बताना है। तो मध्य प्रदेश का पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में आया। मध्य प्रदेश का जो ग्राम न्यायालय अधिनियम सन 2000 में आया। मध्य प्रदेश का भू राजस्व संहिता 1959 में आई या 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया। तो दोस्तों हमें बताना है कौन सा सही है, सॉरी कौन सा गलत है। सो यदि बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश का जो ग्राम न्यायालय अधिनियम क्या है सन 2000 में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का पंचायत राज अधिनियम और ग्राम स्वराज अधिनियम ये 1993 में ये हमें सही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का भू राजस्व संहिता ये भी हमें क्या दोस्तों सही देखने को मिलेगी। और 73वां संविधान तो 1992 में आया ही था, तो ये भी हमें सही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दोस्तों ये ग्राम न्यायालय अधिनियम आया कब था? तो ये दोस्तों आया था 1997 में, ठीक है। इसकी हम डेट भी लिख लेते हैं यहीं पर 1997 में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1997 में हमें ग्राम न्यायालय अधिनियम देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा की बात की जा रही है दोस्तों। तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ठीक है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा की बात की जा रही है दोस्तों कि जो वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमें कौन देखने को मिलेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा सुंदरलाल पटवा। तो सुंदरलाल पटवा क्या दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं ही घोषित किया जाता है? तो दोस्तों कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं ही घोषित किया जाता है? तो ये दोस्तों क्या है विदेशी आक्रमण आंतरिक दंगे। तो दोस्तों आंतरिक दंगे को हटा दिया गया, ठीक है। और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण होने वाला आपातकाल ये भी है क्या स्वयं नहीं लगता दोस्तों, इस पर राज्यपाल की जरूरत होती है। वित्तीय स्थिरता भारत के ऋण पर होने वाला खतरा गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उपयुक्त में से क्या है कोई भी क्या है राष्ट्रपति अपने मन से क्या है राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। अब आपातकाल की घोषणा कब करेगा दोस्तों? जब उसके पास प्रधानमंत्री और कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित रूप में संकट की स्थिति पुष्टि की गई हो। तो दोस्तों इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा हमारा जो पीएम है क्या दोस्तों पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लिखित आदेश होना चाहिए, लिखित रूप में ये इस बात की पुष्टि भी होनी चाहिए कि हाँ हमारे इस तरह कोई संकट आ गया है जो कि हमें आपातकाल लागू करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बताना तो निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण शाखा है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक किसकी महत्वपूर्ण शाखा है? रसायन विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की या फिर
कंप्यूटर विज्ञान की। तो दोस्तों ये हमें क्या है, फिजिक्स की शाखा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, हमें फिजिक्स की शाखा देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों इसे पूछा रहा है कि जो हाइड्रोजन बम है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फ्यूजन, कंट्रोल तो आएगा ही नहीं सर, एंड अनियमित विखंडन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन पर, और इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों हाइड्रोजन बम की यदि बात करें जाए तो अनकंट्रोल्ड संलयन की बात करें, संलयन की ना, तो हाइड्रोजन बम दोस्तों संलयन के ऊपर काम करता है ना, अनियंत्रित संलयन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन, फ्यूजन, ठीक है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन पर काम करता है। तो ये हमारा क्या आंसर देखने को मिलेगा, राइट। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, व्योममित्र के बारे में बताया जाता है। तो व्योममित्र क्या है दोस्तों, एक अर्धमानवीय महिला रोबोट है। ये किसने, तो ये दोस्तों इसरो ने लॉन्च किया, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने दोस्तों क्या है, एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को लॉन्च किया है, ठीक है। अगला बात करेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी काउंसिल का सदस्य नहीं होता है। तो इसे पूछा गया दोस्तों कि जीएसटी काउंसिल का सदस्य कौन नहीं होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंशियल रेवेन्यू, राज्यों के वित्त मंत्री और आरबीआई का गवर्नर। सो दोस्तों इसके आंसर हमें देखने को मिलेगा कि आरबीआई का गवर्नर का कोई काम नहीं है किसमें, जीएसटी काउंसिल में। तो जीएसटी काउंसिल में दोस्तों क्या है, हमें आरबीआई के गवर्नर का कोई काम नहीं देखने को मिलेगा कि मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, यस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड रेवेन्यू, यस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये हमें देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि तबकात ए नासिरी। तो तबकात ए नासिरी दोस्तों किसने लिखी थी? तबकात ए नासिरी की पुस्तक दोस्तों हमें मिनहाज उस सिराज देखने को मिलेगा। तो तबकात ए नासिरी के लेखक हमें मिनहाज उस सिराज देखने को मिलेगा, ठीक है। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उज सिराज हमें देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और सेवाओं का व्यापार खालिस्तान में किया जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और सेवाओं का व्यापार किस में किया जाता है? ई कॉमर्स में किया जाता है, राइट। तो 20वें का आंसर दोस्तों हमें सी देखने को मिलेगा। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, कंपाइलर क्या है दोस्तों। तो कंपाइलर की बात करें कि कंपाइलर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज की भाषा में परिवर्तित करता है। अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन, इट इज़ नॉट करेक्ट, अ प्रोग्राम दे ट्रांसफर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये क्या है दोस्तों, हमें कंपाइलर। तो कंपाइलर का आंसर दोस्तों यही हमें देखने को मिलेगा कि कंपाइलर क्या है दोस्तों, एक प्रोग्राम है जो ट्रांसफर हाई लेवल लैंग्वेज टू इनटू मशीन लैंग्वेज। तो इसमें क्या करता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो ट्रांसफर करता है हाई लेवल की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक। तो यही हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सन 2019 के अनुसार आयोग के अतिरिक्त 5 विशिष्ट विभाग भी होते हैं। इन विभागों का कौन सा विभाग नहीं है? सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 2019 के अनुसार 5 विशिष्ट विभाग भी होते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा इसमें नहीं देखने को मिलेगा? विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान विभाग और आर्थिक कार्य विभाग। तो दोस्तों ये हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो 22वें का डी दोस्तों, आर्थिक कार्य विभाग दोस्तों, तो किसमें ये हमें नहीं देखने को मिलेगा। ये काम किसका दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हमें देखने को मिलेगा, राइट। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता। तो दोस्तों यदि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है तो राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के पात्र नहीं होगा। यदि दोस्तों वो क्या होगा, काउंसिल से होगा, मतलब अपर हाउस से होगा, ठीक है, राज्य के अंदर। तो वह स्वयं प्रत्याशी होगा, उसे राज्य के विधानमंडल के निचले बहुमत में सिद्ध करना हो, वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या वह प्रभारी व्यक्ति के मुख्यमंत्री हो, प्रभारी रूप में मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का मतलब काउंसिल का सदस्य होगा तो उसे क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट होने का मौका नहीं दिया जाएगा, राइट। मध्य भारत के पठार के बारे में बताया दोस्तों कि मध्य भारत का पठार, तो मध्य भारत का पठार मतलब यदि ये हमारा एमपी का मैप है दोस्तों, तो इसकी बात की जा रही है कि मध्य भारत का पठार, इसके ऊपर इस पठार की मुख्य नदी सोन है, ये तो गलत है। जलोढ़ मृदा यहाँ की अधिकता है, तो यस दोस्तों। सरसों के उत्पादन कार्य से सरसों की हांडी, यस बिल्कुल। इस पठार में महाद्वीपीय जलवायु भी पाई जाती है, यस। तो दोस्तों इसमें बताना क्या दोस्तों, सही कोड का। तो 2, 3, 4 हमें सही देखने को मिलेगा, ठीक है। 2, 3, 4 इसका आंसर डी हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पहला ऑप्शन क्या था कि यहाँ की जो मुख्य नदी सोन है, तो दोस्तों ये हमें गलत देखने को मिलेगा, सोन नहीं देखने को मिलेगा इसकी। जबकि यदि बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा चंबल। तो चंबल यहाँ की दोस्तों प्रमुख नदी हमें देखने को मिलेगी। और मध्य भारत के पठार की यदि बात करें तो इसमें भिंड है, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, नीमच, ये आदि हमें देखने को मिलेगा। और जलोढ़ मृदा यहाँ पर यस बिल्कुल पाई जाती है, और इसलिए दोस्तों कि यहाँ पर सरसों अधिक होने के कारण सरसों की हांडी भी इसे हम कहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
एक जिला एक उत्पाद की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है, वन नेशन वन प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो वन नेशन प्रोडक्ट में क्या है, लहसुन किस जिले के लिए, तो लहसुन दोस्तों हमें क्या है तो लहसुन की यदि बात करें दोस्तों कि लहसुन कहाँ, तो लहसुन के लिए दोस्तों हमें मंदसौर देखने को मिलेगा। तो लहसुन क्या है दोस्तों, हमें मंदसौर देखने को मिलेगा। तो राइट, अब दोस्तों बात करेंगे और किस चीज़ के बारे में, तो यदि बात करें कि किससे क्या है, वन जिला वन प्रोडक्ट, जैसे कि बात करें छतरपुर की, तो छतरपुर क्या है, लकड़ी की जो फर्नीचर है उसके लिए दोस्तों वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है। यदि कटनी की बात करें तो कटनी में कटनी स्टोन की बात करेंगे हम। सागर की यदि बात करें तो कृषि उपकरण, जहाँ सागर में क्या हमें एग्रीकल्चर के जो मशीनरी बनती है उनके देखेंगे। तो ठीक है, अगला बात करेंगे दोस्तों रिजर्व बैंक की बात करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की यदि भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर कम करने के कारण क्या होता है दोस्तों, बैंक रेट की बात करें, ठीक है, कहाँ है बैंक रेट बैंक रेट वो रेट होता है जिससे क्या दोस्तों, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या है आरबीआई से ऋण लेते हैं, तो बाजार यदि क्या है बैंक रेट कम करती, तो बैंक रेट यदि कम करती है दोस्तों, इससे क्या होगा, बाजार की तरलता बढ़ेगी। तो ये हमारा पहला ही क्या है राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि बैंक रेट कम करेंगे तो दोस्तों बाजार की तरलता या मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों बैंक रेट कम करेंगे इसका मतलब ये है कि यार मार्केट के अंदर भी क्या है लोगों को कम सस्ते दर पर क्या है ब्याज मिलेंगे, जिससे क्या है मार्केट में अधिक लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मतलब पैसा अधिक हो जाएगा मार्केट में। मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो दोस्तों इसमें पूछा रहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो रेवा का युद्ध है, तो रेवा का युद्ध किसके मध्य हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, मुगल और मराठा, हर्ष और पुलिकेशिन, निजाम और मराठा, राजभोज और राजागढ़। तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा हर्ष और पुलिकेशिन द्वितीय। तो रेवा का युद्ध क्या है दोस्तों, रेवा का युद्ध हमें देखने को मिलेगा हर्ष और पुलिकेशिन द्वितीय के मध्य देखने को मिलेगा। हर्ष और पुलिकेशिन द्वितीय के मध्य क्या है दोस्तों, हमें रेवा का युद्ध देखने को मिलेगा। अगला बात करेंगे मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो मिंटो हॉल का नाम अब क्या कर दिया गया ये हमें बताना है। तो दोस्तों इससे क्या है, अब कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया। तो मिंटो हॉल का नाम दोस्तों अब कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। ठीक है, अगली बात करेंगे दोस्तों 29वें की, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ना, भारत में क्या है भारत का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों भारत का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हमें अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। राइट, भारत का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, भारत में क्या दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हमें दोस्तों अहमदाबाद, ठीक है, मैं अहमदाबाद, बार बार दोस्तों हैदराबाद के नाम आता है, तो अहमदाबाद हमें देखने को मिलेगा। राइट, तो अहमदाबाद में दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया था दोस्तों, ये भी दोस्तों क्या ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि पिंक रेलवे स्टेशन, तो ये दोस्तों क्या है मदन महल रेलवे स्टेशन। ठीक है, मदन महल रेलवे स्टेशन हमें दोस्तों क्या है पिंक रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अधिकांश या फिर संपूर्ण कर्मचारी क्या है महिला हमें देखने को मिलेगी। और दोस्तों 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मदन महल स्टेशन को क्या है देश का पहला पिंक स्टेशन भी बना दिया गया। राइट, अब दोस्तों बताइएगा ये कहाँ पर है, ग्वाल बिश्नोई आंदोलन में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध शुरू किया गया। तो दोस्तों इस पे पूछा जा रहा है कि जो बिश्नोई आंदोलन है इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पेड़ों की कटाई के लिए, स्त्री असमानता के लिए, पशु हत्या के लिए या फिर अन्य के लिए। तो दोस्तों हम सबको पता है कि जो बिश्नोई आंदोलन है पेड़ों की कटाई के विरुद्ध हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें ट्री कटिंग से संबंधित हमें बिश्नोई आंदोलन हमें देखने को मिलेगा। अगला बात करेंगे इन कथनों पर विचार करना है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसमें पूछा था कि जो राज्य का मानव अधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे पढ़ते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष हो सकता है। अगला है इसके अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बताना कि कौन सा हमें सही कथन बताना। तो दोस्तों इसका आंसर हमें क्या है सही कथन बताना कि कौन सा हमें सही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, हमें ओनली दूसरा और तीसरा हमें सही देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा क्या दोस्तों हमें बिल्कुल सही देखने को मिलेगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग के जो कार्यकाल है वो क्या है 3 वर्ष से 70 वर्ष होता है और अध्यक्ष एवं क्या सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाती, जबकि राज्यपाल के द्वारा हमें नियुक्ति देखने को मिलेगी। इसलिए क्या है दोस्तों ओनली 2 और 3 हमें करेक्ट देखने को मिलेंगे। ओनली 2 और 3 क्या दोस्तों हमें करेक्ट देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण
कौन से वायु प्रदूषण का मनुष्य में तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम की बात की, नर्वस सिस्टम खराब होने लगता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या देखने को मिलेगा, लेड। ठीक है, तो 33वें का आंसर हमें लेड देखने को मिलेगा, राइट। इसका आंसर क्या है दोस्तों, लेड। ठीक है, शीशे के प्रभाव के कारण मानव के जो तंत्रिका तंत्र है, जैसे जठरांत क्षेत्र, रुधिर तंत्र, वृक्क तंत्र, जनन तंत्र, ये सब क्या दोस्तों प्रभावित होते हैं। शीशे की विषाक्तता से उल्टी आ सकती है, खून की कमी, गठिया की समस्या भी दोस्तों हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे 34वें की, कि पारिस्थितिकी निके, दोस्तों हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल नीच। इकोलॉजिकल नीच किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों बताना है कि जो इकोलॉजिकल नीच है, किस व्यक्ति ने इसको बताया? तो ठीक है, डार्विन ने बताया, सीसी पार्क ने, क्या ग्रेनेल्स ने, या फिर जॉन ऑल्टर ने? तो इसका आंसर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा ग्रेनेल्स। ठीक है, ग्रेनेल्स ने दिया था। तो ग्रेनेल्स इसका नाम याद रखना दोस्तों। इकोलॉजिकल नीश किसने दिया था ये शब्द? ग्रेनेल्स ने। ठीक है, अगला है दोस्तों यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया। क्या? तो दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका हमें फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई दोस्तों, और डेवलप किसके किया? डेवलप दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया। अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों पूछा है कि जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हम सबको पता है दोस्तों, ये हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमें छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिलता है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हमें क्या दोस्तों छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों हमें क्या है विचार करना है। ओके, कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो क्या जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है क्या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? पंचायती राज में 50% सीटें आरक्षित की गई। तो दोस्तों पंचायती राज में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। सरपंच प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये बात भी बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगी। क्या दोस्तों? तो ये हमारा 37वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमें क्या है दोस्तों, सभी के सभी सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारा जो जिले पंचायत का अध्यक्ष है ना, जिला पंचायत का अध्यक्ष भी क्या है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो ये बात भी क्या है हमें सही देखने को मिलेगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष क्या है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों हमें 50% सीटें क्या है महिलाओं को आरक्षित की गई है। साथ ही सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है। तो सरपंच क्या दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हमें देखने को मिलेगा। तो ये आंसर हमें देखने को मिलेगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय दोस्तों हमें कहाँ? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो एनजीटी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ हमें? न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसके 4 रीजनल भी हमें देखने को मिलेंगे। तो बताइएगा कि रीजनल कौन से हैं। तो पालघाट की बात करना है, तो पालघाट किसके मध्य हमें देखने को मिलेगा? नीलगिरी और कार्डमम की पहाड़ियों के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलाई में, नीलगिरी और अन्नामलाई और कार्डमम में, और दोस्तों कार्डमम और पेनी की पहाड़ी, ये हमें दोस्तों इन पहाड़ियों के बीच में से बताना है कि जो पाल घाट है हमें कहाँ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों पाल घाट के लिए हमें पहले तो केरल याद रखना चाहिए। तो वो केरल के लिए दोस्तों क्या नीलगिरी पहाड़ियाँ, और उसके बाद फिर हमें अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। सो दोस्तों यदि हमें पाल घाट देखने को मिले तो पाल घाट कहाँ दोस्तों हमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पालघाट, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में हमें देखने को मिलेगा। अगला बात करेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है कि लता मंगेशकर पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो दोस्तों इसकी डेट हमें देखना है। तो इसका आंसर 81, 83, 86 या 84। तो 84 के अंदर दोस्तों क्या है मध्य प्रदेश के अंदर लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया, राइट। तो 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार को शुरू किया गया है। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों तथा उनके उत्पादन की बात करना है दोस्तों हमें। तो सही घटता क्रम कौन सा? तो घटता हुआ क्रम बताना दोस्तों कि भारत की बात करना टोटल पूरे। तो सबसे पहले क्या? गेहूं, चावल, दाल, मोटे अनाज। ठीक है, गेहूं, चावल, दाल, मोटे अनाज में हमें क्या घटता क्रम बताना है कि कौन सा घटता क्रम हमें सही देखने को मिलेगा। तो सबसे अधिक दोस्तों क्या है भारत के अंदर चावल उगाया जाता है, फिर गेहूँ, फिर मोटे अनाज और फिर हमें दालें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चावल, गेहूँ, मोटा अनाज और लास्ट में हमें दालें देखने को मिलेगा। एक बार दोस्तों फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चावल, फिर गेहूं, फिर मोटा अनाज और फिर दाल हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा दोस्तों हमारा आंसर क्या है करेक्ट देखने को मिलेगा। तो भारत के अंदर यदि बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हमें यही देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले चावल, सबसे पहले गेहूँ आएगा, फिर चावल आएगा, फिर दाल आएगा, फिर मोटा अनाज आएगा, राइट।
भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो भारत की जो पहली ई कॉमर्स कंपनी का नाम दोस्तों हमें बताना है कि भारत की ई कंपनी सबसे पहले हमें कौन सी देखने को मिलेगी। तो भारत की सबसे पहली ई कंपनी दोस्तों हमें क्या है, फेम, ये देखने को मिलेगी फेम मार्ट, है ना, फेब मार्ट। फेब मार्ट क्या दोस्तों, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी हमें देखने को मिलेगी। तो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी हमें फेब मार्ट देखने को मिलेगी। सो दोस्तों हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाए एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो ई कॉमर्स कंपनी क्या है, फेब मार्ट हमें देखने को मिलेगी। ड्यूस शब्द की बात की, ड्यूस शब्द कौन से खेल से संबंधित है? ड्यूस की बात करें दोस्तों 43 में कि ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? तो ड्यूस संबंधित दोस्तों लॉन टेनिस से संबंधित है। तो ड्यूस शब्द क्या है, लॉन टेनिस से हमें देखने को मिलेगा। ड्यूस शब्द क्या है, लॉन टेनिस से हमें देखने को मिलेगा। 44वां क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला, कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, भारत का जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए लॉन्च की गई कॉमिक बुक का नाम बताना। तो कौन सी बुक है दोस्तों जो लॉन्च की गई है? ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल क्या दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है, राइट। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से हमें देखने को मिलेगा? तो ये दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आर्टिकल 51 हमें याद रखना। तो ठीक है, आर्टिकल 51 क्या दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। किस राज्य में लंबे समय से लुप्त पौधों की प्रजातियां सिम्प्लेक्स टर्बन्स को फिर से खोजा गया है? सो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन क्या बहुत ही हार्ड होते हैं, यदि करंट अफेयर में हमारी बेहतर पकड़ है तो ही इसका आंसर हम दे सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर तो दोस्तों बेसिक है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में इसका हो जा गया है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ होता है? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो प्रथम जैन सभा दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो प्रथम जैन सभा, तो प्रथम जैन सभा हमें क्या है, पाटलिपुत्र में देखने को मिलेगी। तो प्रथम जैन संगीति क्या दोस्तों हमें, या प्रथम जैन महासभा हमें पाटलिपुत्र में देखने को मिलेगी, राइट। और इस प्रथम जैन संगति दोस्तों हमें कहाँ, और ये दोस्तों क्या है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमें देखने को मिलेगी, ठीक है बात। और यदि बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में पहली हुई थी, ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी, राइट। ठीक है दोस्तों, ये हमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमें देखने को मिलेगी। और स्थूलभद्र ने क्या दोस्तों, हम याद रख लेंगे स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र ने क्या दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी, राइट है। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? सो दोस्तों इसमें बताना है हमें कि वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें क्या है जिसके अंदर हमें डुगोंग और समुद्री कछुए देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, पचमढ़ी, शेषाचलम, कंचनजंगा और मन्नार की खाड़ी। तो ये दोस्तों हमको बताना है कि हमें कहाँ मिलेगा, डुगोंग मिलेगा और कछुए मिलेंगे। सो दोस्तों ये हमारा 48 का आंसर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा हमारा मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में दोस्तों हमें डुगोंग भी देखने को मिलेगा और समुद्री कछुए भी देखने को मिलेंगे, राइट। अब मन्नार की खाड़ी दोस्तों पूछते हैं तो कहाँ पर है, तो मन्नार की खाड़ी हमें कहाँ है, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, शेषाचलम, ठीक है। ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है, आंध्रा में देखने को मिलेगा। हमारा आंसर क्या है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी है, लेकिन आंसर क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में हमें क्या दोस्तों, डुगोंग देखने को मिलेगा, ठीक है, मन्नार की खाड़ी में दोस्तों हमें डुगोंग देखने को मिलेगा या मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट एड्रेस वैलिड है? निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट का एड्रेस दोस्तों वैलिड है? तो दोस्तों इसके अंदर वेबसाइट है www.exambook.com, ठीक है। इसके बाद दिया है www का हैशटैग लगा दिया है। फिर इसमें क्या दोस्तों, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डोमेन नेम नहीं लिखा गया, तो ये भी दोस्तों हमें इनवैलिड देखने को मिलेगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या है, @ तो दोस्तों कभी भी @ नहीं आता है .com से पहले, ठीक है, तो ये भी हमें इनवैलिड देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा पहला वाला विकल्प ही सही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों www.exambook.com ये हमारी क्या है, एक प्रकार की वैलिड एड्रेस देखने को मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में शामिल है? तो पूरे देश का कितना एरिया मध्य प्रदेश के पास है? तो दोस्तों ये हमें बताना है कि मध्य प्रदेश के पास टोटल एरिया कितना है। तो ये दोस्तों लगभग हमारे पास मध्य प्रदेश का 9.3 देखने को मिलेगा, ठीक है, 9.38% भाग क्या है मध्य प्रदेश का
पूरे नेशनल का हमें देखने को मिला था। मध्य प्रदेश के बाद टोटल नेशनल का 9.38% भाग हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किलिमंजारो पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में, तो किलिमंजारो दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिले, तो किलिमंजारो हम सभी को पता है दोस्तों अफ्रीका में देखने को मिलेगी। तो अफ्रीका में दोस्तों किलिमंजारो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये किलिमंजारो कहाँ है दोस्तों, तो किलिमंजारो दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में देखने को मिलेगा। तो किलिमंजारो दोस्तों हमें तंजानिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों, लगभग 5,895 मीटर हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद अन्य दोस्तों है रोबेनजारो और केनिया। रोबेनजारो भी क्या है दोस्तों, एक पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिलेगी। और रोबेनजारो कहाँ है दोस्तों, ये भी हमें अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक और याद रख सकते हैं हम रोबेनजारो। ठीक है, रोबेनजारो, तो रोबेनजारो भी दोस्तों हमें अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। तो रोबेनजारो क्या दोस्तों, ये भी हमें अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों को क्या है चाल्कोजेन कहा जाता है। दोस्तों इससे पूछा रहा कि चाल्कोजेन कौन से समूह के तत्वों को कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी क्या है रेक्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है कि सीधे समूह 16 को या ग्रुप 16 के तत्वों को क्या हम चाल्कोजेन कहते हैं। तो चाल्कोजेन हम किसको कहते हैं, ग्रुप 16 के तत्वों को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरित राष्ट्रीय अधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम सन 2000 आया था। इसके तहत हमने क्या था, इसके तहत हमने क्या दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की। तो दोस्तों इसके बता गया है कि किसके अनुरूप बना गया। तो दोस्तों किसके अनुरूप है देखने को मिलेगा, स्वस्थ वातावरण का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, क्या इसके तहत बनाया गया था। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 275, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अनुच्छेद 243 के तहत ग्राम सभा की शक्तियाँ 9, बिल्कुल ही गलत है। अगला देखेंगे तो यस, सो 2 गलत है, ओनली पहला ही दोस्तों हमें सही देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों पहला ही हमारा देखने को मिलेगा कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो गठन है दोस्तों स्वस्थ वातावरण मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट की बात करता है, आर्टिकल 21। यस दोस्तों, यदि हमारे पास हमारा आर्टिकल बोलता है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, दोस्तों यदि हम अच्छे वातावरण में ही नहीं रह पाएंगे तो दोस्तों क्या हमारा जीवन क्या जोखिम में हो जाएगा। तो दोस्तों यस, आर्टिकल 21 के तहत हमें देखने को मिलेगा एनजीटी का गठन किया गया। राइट, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है। तो दोस्तों हमें ऐसा जिला बताना है जो क्या है गुजरात को भी छूता हो और राजस्थान को भी छूता हो। तो दोस्तों ये दोस्तों हमें क्या है ये कौन सा जिला हमें देखने को मिलेगा जो दोनों को छूता है। तो ये दोस्तों हमें क्या है झाबुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक, इधर झाबुआ है, फिर अलीराजपुर क्या दोस्तों इन दोनों को छूता हुआ देखने को मिलेगा। किसको, ऊपर झाबुआ नीचे अलीराजपुर। अलीराजपुर क्या महाराष्ट्र और गुजरात को छूता हुआ देखने को मिलेगा और झाबुआ क्या है दोस्तों गुजरात और राजस्थान को छूता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हमें झाबुआ देखने को मिलेगा। राइट, इसका आंसर क्या है दोस्तों हमें 54 का ए झाबुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो बांग्लादेश से दोस्तों कौन सा राज्य हमें देखने को मिलेगा, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो नागालैंड और मेघालय तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हो सकते। राइट, अब त्रिपुरा भी सबसे आखिरी में मिलेगा। तो दोस्तों मिजोरम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिजोरम क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। तो मिजोरम क्या है तीनों ओर से क्या है बांग्लादेश से घिरा हुआ देखने को मिलेगा। तो मिजोरम दोस्तों क्या है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ हमें देखने को मिलेगा। मिजोरम क्या है दोस्तों तीनों ओर से हमें बांग्लादेश से घिरा हुआ देखने को मिलेगा। अब वेदों की ओर लौटो ये किसने दिया। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो इस वाक्य को किसने दिया। तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगा आर्य समाज के व्यक्ति जो थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें देखने को मिलेगा। तो एक आर्य समाज के व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके द्वारा कहा गया था कि भैया वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो आर्य समाज के व्यक्ति है, उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी है ना, एक पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी। तो कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी की जो वो किसने लिखी। तो एक IRS अधिकारी जिसका नाम है साहिल सेठ। ठीक है, एक IAS अधिकारी दोस्तों जिसका नाम है साहिल सेठ इन्होंने ही क्या दोस्तों अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक के लेखक हमें देखने को मिलेंगे। और ये पुस्तक दोस्तों प्रचलित है विश्वास प्रणालियों के बारे में, मतलब किस तरह से हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है, किस तरह से हम लोगों पर डाउट करते हैं और संदेहों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो मन की जो भ्रांतियाँ हैं उसके उस पर ये पुस्तक हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों कन्फ्यूज माइंड स्टोरी हमें देखने को मिलती है। राइट, मुख्य निर्वाचन आयोग तो पूछा जा रहा है दोस्तों कि मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया के बारे में
किसके समान? तो यदि आपको दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना तो आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट को के न्यायाधीश को जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरीके से आपको हटाना होगा। तो इसका आंसर हमें बी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा 58 का आंसर हमें बी देखने को मिलेगा। ठीक है, चुनाव आयोग क्या है दोस्तों? एक संवैधानिक प्राधिकरण हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों आपको बताना कौन सा आर्टिकल। ठीक है, मूल संविधान में मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह कितनी है? तो दोस्तों समवर्ती सूची के अंदर अब हमें बताना कितनी संख्या हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वर्तमान में क्या है, हमें मात्र 52 विषय देखने को मिलेंगे। तो पहले कितनी थी? 47, अब हमें 52 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या दोस्तों 52 विषय देखने को मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी, ये हमें बताना था दोस्तों। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। राइट, सन 1995 में क्या है दोस्तों? नाहई की स्थापना की थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है, थी। और ये दोस्तों यदि इसके लिए मंत्रालय पूछ लिया जाए तो आपको बताना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब और किस अधिनियम के तहत किया गया? तो राष्ट्रीय की बात किया दोस्तों ना, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसकी धारा कितनी पूछा था? तो उसकी धारा 20 हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि सीमेंट में मौजूद चूने की मात्रा कितनी होती है? तो सीमेंट के अंदर हमें बताना कितना चूना हमें देखने को मिलेगा। तो सीमेंट के अंदर कितना चूना हमें देखने को मिलेगा? तो लगभग दोस्तों 60% या उससे अधिक हमें चूना देखने को मिलता है सीमेंट के अंदर। तो दोस्तों इनमें से किसी में भी क्या है 60% हमें देखने को नहीं मिल रहा है। राइट, तो ये तो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। आंसर हमारा 60 से 67% के बीच क्या है दोस्तों? हमें सीमेंट में चूना देखने को मिलेगा। तो सीमेंट में दोस्तों हमें चूना कितना 60 से 67% हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो H1N1 वायरस है इसका उल्लेख कभी कभी हमें अखबारों में देखने को मिलता है। तो H1N1 वायरस क्या है? ठीक है, विकल्प देखते हैं। H1N1 क्या है दोस्तों? बर्ड फ्लू हमें देखने को मिलेगा। राइट, हमारा 65 का आंसर क्या है दोस्तों? एड्स H1। अच्छा, H1N1 दोस्तों, यस, H1N1 क्या है दोस्तों? एड्स से संबंधित हमें वायरस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सॉरी 63 H1N1। सो दोस्तों H1N1 के लिए तो स्वाइन फ्लू आएगा। राइट, तो H1N1 के लिए दोस्तों हमें स्वाइन फ्लू देखने को मिलेगा। ठीक है, H1N1 के लिए हमें स्वाइन फ्लू वायरस देखने को मिलेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो स्वाइन फ्लू दोस्तों क्या है? हमें देखने को मिलेगा H1N1 वायरस। ठीक है, ये एक प्रकार का वायरल संक्रमण है। ठीक है, और दोस्तों H1N1 क्या है दोस्तों? सांस रोग को क्या है दोस्तों? सांस रोग से संबंधित है, मतलब हमारी श्वसन प्रणाली है दोस्तों उसको संक्रमित करता है। ठीक है, सुअरों और मनुष्यों दोनों को दोस्तों क्या है? हमारा H1N1 क्या है? प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करता है? ठीक है, बताना। इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध वाले जीवों का समुदाय। ठीक है, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर। दूसरा है पृथ्वी का वह भाग जो जीवी समूहों को बसा है। अ पार्ट ऑफ अर्थ इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। वह वातावरण जिसमें वे रहते हैं जिसके साथ जीवों का एक समुदाय रहता है। और भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जीव और भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति और जीव, तो फ्लोरा एंड फोना दोस्तों यही हमें देखने को मिलेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 64 का डी हमें देखने को मिलेगा। राइट, तो इकोसिस्टम का मतलब क्या दोस्तों? प्राणी जगत और जंतु जगत दोनों को जहाँ पर जिस ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। राइट, तो ये हमें दोस्तों इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन पर दोस्तों UNFCCC के पक्षों में सम्मेलन COP80 का 28वां सत्र हमें कहाँ देखने को मिला? सो दोस्तों हम सभी को पता है कि अभी क्या है COP28 का सत्र क्या है चल रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो 28वां सत्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये दोस्तों क्या है? संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, UAE, तो UAE हमें याद रखना दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि COP28 UNFCCC का जो COP28 है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, प्यासी भूमि। ठीक है, थर्स्टी लैंड कॉन्टिनेंट, थर्स्टी कॉन्टिनेंट ऑफ थर्स्टी लैंड,
प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्यासी भूमि का महाद्वीप दोस्तों हम किसको कहेंगे? तो ये दोस्तों हम प्यासी भूमि का महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या दोस्तों प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया आकार की दृष्टि से क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं क्योंकि इसके बहुत से बड़े भाग पर क्या है, कम वर्षा होती है। इस कारण दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया के का जो सर्वाधिक भाग क्या है, हमें मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसे क्या दोस्तों प्यासी भूमि का देश भी हमें कहते हैं या कॉन्टिनेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस। तो दोस्तों हमें सबको पता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल हमें सबको याद होता ही होता है। तो पृथ्वी अप्रैल क्या दोस्तों, वर्ल्ड अर्थ डे हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, राइट। और राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसमें पूछा रहा है कि राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हमें देखने को मिलेगा? तो ये दोस्तों हमें कहा है वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा देखने को मिलेंगे। तो स्टेट फूड कमीशन के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हमें वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा क्या है दोस्तों, वर्तमान के हमारे स्टेट फूड कमिश्नर हमें देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 69वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का अवंती मेगा फूड पार्क पूछा है दोस्तों कि अवंती मेगा फूड पार्क हमें कहाँ स्थापित देखने को मिलेगा? तो दोस्तों अवंती मेगा फूड पार्क दोस्तों हमें कहाँ, उज्जैन, देवास, खरगोश, बक्सर, तो दोस्तों हमें देवास में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देवास में क्या दोस्तों, हमें देवास में अवंती मेगा फूड पार्क देखने को मिलेगा। तो अवंती मेगा फूड पार्क दोस्तों कहाँ है? अवंती मेगा फूड पार्क हमें देवास में देखने को मिलेगा। और ये क्या है दोस्तों 51 एकड़ से अधिक की भूमि पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और कृषि आधारित उद्योगों के लिए हमें काम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग किस कंप्यूटर की पीढ़ी की विशेषता है? तो दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग हमें कौन सी पीढ़ी में देखने को मिलेगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो दोस्तों ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? मल्टी प्रोग्रामिंग की यदि बात करें हमें, तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमें तीसरी पीढ़ी से शुरू होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमें तीसरी पीढ़ी से शुरू होती हुई दिख जाएगी कंप्यूटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अपना प्रतिवर्ष किसे देते हैं? तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, जनजाति मतलब अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही, तो ये अपना प्रतिवेदन किसे, तो ये दोस्तों अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, राइट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये दोस्तों क्या है, अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे 72 का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की जो वार्षिक बैठक की थीम क्या थी? तो दोस्तों अब इसमें थीम पूछ लिया गया। तो दोस्तों थीम तो रटना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल रहता है हमारे लिए, फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या है। इसका दोस्तों है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। सो दोस्तों कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड क्या है, इसके अंदर हमें इसकी थीम देखने को मिलेगी। तो ये आंसर देखने को मिलेगा कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन है ना, कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड हमें देखने को मिलता, मतलब स्वयं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी ये मानता है कि आज की जो दुनिया है वो एक फ्रेगमेंटेड दुनिया है, मतलब सब अपने अपने हितों से संचालित हो रहे हैं, राइट। साइबर वारफेयर संबंधित है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो साइबर वारफेयर किससे संबंधित है? तो साइबर वारफेयर दोस्तों किसी राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर से गुप्त डेटा चुराने से संबंधित हमें साइबर वारफेयर देखने को मिलेगी। यस, तो यस ये हमें सही देखने को मिलेगा, पहला वाला ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो दोस्तों पूछा रहा है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई थी? 74 हमारा ये क्वेश्चन है। और पूछा रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब? तो ये दोस्तों विश्वकर्मा जयंती को 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की थी। तो दोस्तों 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के समय हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ठीक है। अब क्या है दोस्तों इसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना हमें देखने को मिलेगी, राइट। पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है? चरण पादुका, झाबुआ, मंडला और अमझेरा। तो दोस्तों चरण पादुका नरसंहार को दोस्तों क्या है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 75 का हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और यदि पूछा है दोस्तों कहाँ हुआ, तो ये दोस्तों छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के किनारे हमें चरण पादुका मैदान पर देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो उर्मिल नदी, चरण पादुका का मैदान कहाँ का, छतरपुर जिले का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस नरसंहार में क्या दोस्तों 21 लोग मारे गए थे। अगला बात करेंगे दोस्तों 76वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पूछा है कि राज्यपाल की शक्ति से संबंधित कौन नहीं है। राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ, तो राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ क्या राज्यपाल के पास होती है, आगे और देखते हैं दोस्तों। महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल की सभा को आहूत करना, दंडों के लिए क्षमादान। तो दोस्तों हमारा पहला ही हमें रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो पहला हमारा रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो 76 का दोस्तों हमारा पहला ही रॉन्ग है। तो मतलब इसके पास राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ नहीं होती है गवर्नर के पास, जबकि बाकी तीनों की तीनों होती है। क्या है दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, यस एडवोकेट जनरल को अपॉइंटमेंट करता है। विधानसभा के जो सत्र है उसको आहूत करता है, यस विधानसभा की बात की जा रही है। और दंडों के लिए क्षमा, प्रविलंब, परिहार, ये जैसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य संघ संबंध में नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि तो कौन सा है जो संघ राज्य संबंधों से संबंधित हमें नहीं देखने को मिलेगा। सरकारी आयोग, तो यस राजमन्नार भी है, इंद्रजीत गुप्ता और पुंछिया। तो दोस्तों राजमन्नार हमें देखने को मिलेगा शायद, राइट। 77 का आंसर हमें क्या है, इंद्रजीत गुप्ता समिति देखने को मिलता है। इंद्रजीत गुप्ता समिति क्या हमें नहीं देखने को मिलता। इंद्रजीत गुप्ता समिति हमें केंद्र राज्य संबंधों से नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब तो फिर किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये है हमें इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये दोस्तों क्या है, चुनावों से संबंधित हमें देखने को मिलेगी। जो चुनावों में दोस्तों फालतू का जो धन खर्च होता है, फिजूल खर्ची होती है, उसके ऊपर इंद्रजीत समिति हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता समिति हमें चुनावों से संबंधित देखने को मिलेगी, चुनाव सुधार से संबंधित हमें देखने को मिलेगी। लोकसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यसभा के द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है। दोस्तों इससे पूछा गया है कि यदि लोकसभा के द्वारा धन विधेयक को राज्यसभा कितने सप्ताह तक के लिए रोक सकती है। तो दोस्तों मैक्सिमम 14 दिन के लिए, तो इसका मतलब 2 सप्ताह के लिए राइट। तो 78 का आंसर हमें देखने को मिलेगा, 2 सप्ताह तक रोक सकती है। 79 देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दोस्तों भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को किसके कार्यकाल में जोड़ा। तो 9वीं दोस्तों ये हमें पहला हमारा संविधान संशोधन देखने को मिलेगा। और ये इसके लिए दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हमारा पहले प्राइम मिनिस्टर के समय ही हमें देखने को मिलेगा कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ठीक है, 79 का दोस्तों आंसर हमें देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पढ़ेंगे कि राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि जनजातियों की संख्या में कितनी देखने को मिलेगी। तो ये 80वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों लगभग 21% हमें जनजातियाँ देखने को मिलेगी। तो टोटल पॉपुलेशन का 21% पॉपुलेशन क्या है, हमें जनजातियाँ देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आम की नीलम एवं अल्फांसो किस्म के मध्य क्रॉस प्रक्रिया से कौन सी बनी। तो आम की जो नीलम और अल्फांसो से कौन सी वैरायटी हमें देखने को मिलेगी, दशहरी मिलेगी, बादामी मिलेगी, रत्ना मिलेगी, कौन सी। तो 81 का आंसर हमें देखने को मिलेगा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि नीलम एवं अल्फांसो की जो किस्म है उसको हमने संकरण कराया, उसके बाद हमें रत्ना देखने को मिले। तो रत्ना क्या है दोस्तों, एक आम की किस्म देखने को मिलेगी जो एक संकर किस्म है, राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न पर विचार करना है। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान खरगोन में है, मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान बड़वानी में है, मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान जबलपुर में, और फिर मध्य प्रदेश का अंगूर उत्पादन हमें इंदौर में। तो दोस्तों हमारा इसमें बताना है कि कौन से हमें सही देखने को मिलेगा। तो राइट, ठीक है। तो क्या है, चावल अनुसंधान हमें बड़वानी में, यस दोस्तों बड़वानी में क्या चावल अनुसंधान हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान हमें बड़वानी में देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान ये खरगोन में है, यस ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान हमें क्या रीवा में देखने को मिलेगा। तो ये जबलपुर क्या है दोस्तों, गलत है, इसका आंसर यहाँ पे आना चाहिए था रीवा। ठीक है, तो ये हमें रीवा में देखने को मिलेगा आम अनुसंधान। तो दोस्तों तीसरा क्या है, गलत हमें देखने को। मध्य प्रदेश में अंगूर, तो ये तो हमें रतलाम में देखने को मिलेगा। तो इंदौर भी यहाँ पे क्या दोस्तों गलत हमें, तो हमें आंसर यहाँ पे आना चाहिए था रतलाम। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया कौन से सही है। तो पहला और दूसरा ही दोस्तों हमें सही देखने को मिलेगा, राइट। पहला और दूसरा ही हमें सही देखने को मिलेगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। तो पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया।
तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात की जाए दोस्तों, तो ये इसको दोस्तों 1964 में दिया गया था, राइट। 83 का दोस्तों, तो 1964 में इसकी स्थापना की। इसकी जो है संथानम समिति दोस्तों 1964 में आई थी, इसके अनुसार ही दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। और सन 2003 में किया गया था, राइट। तो सन 2003 हमें कहाँ देखने को मिला, ये तो दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए दोस्तों हमें याद रखना है के संथानम समिति, ठीक है, के संथानम समिति हमें याद रखना है, ठीक है। और सन 2003 में हमें देखने को मिला था सीवीसी। अब दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कब बनाया गया। तो दोस्तों हमें सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो निर्वाचन आयोग क्या है, एक सदस्यीय, एक जब देश आज़ाद हुआ था तो एक सदस्यीय था, लेकिन अक्टूबर 1999 तो 1989 में क्या दोस्तों इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। और आज भी दोस्तों बहुसदस्यीय निकाय ही हमें देखने को मिलेगा। 85वां क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में कहाँ से निर्वाचित हुए थे। पूछा जाएगा कि दोस्तों कि जो अंबेडकर जी है कहाँ से निर्वाचित है, तो भारत की संविधान सभा के जो कहाँ से है, तो ये हमें दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं पहले। तो ये दोस्तों हमें बंगाल से चुने हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमें क्या है, बंगाल से हमें देखने को मिलेंगे। तो अंबेडकर जी बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए देखने को मिलेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, 86वां क्वेश्चन। U20 की बात की थी, ठीक है। U20 या मतलब अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता, तो ये आंसर है दोस्तों उरुग्वे ने, ठीक है। तो उरुग्वे ने क्या दोस्तों अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता। पृथ्वी का पलायन वेग, ठीक है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये क्या है। तो दोस्तों ये हमें देखने को मिलेगी 11.2 किलोमीटर। तो यदि आपको दोस्तों पृथ्वी से आपको बाहर जाना है तो आपको कितना पलायन वेग रखना होगा, तो ये है 11.2 किलोमीटर की स्पीड से यदि आप जाएंगे तो एक समय के बाद आप क्या दोस्तों इस पृथ्वी के वातावरण से आप बाहर हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में राम राजा लोग तो मध्य प्रदेश में राम राजा लोग हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये दोस्तों ओरछा में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश में राम राजा लोग, तो मध्य प्रदेश में राम राजा लोग का निर्माण ओरछा में किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में क्या दोस्तों ओरछा में राम राजा लोग का निर्माण किया जाएगा, ये हमें स्पेशली याद रखना है, ठीक है। लगभग 12 एकड़ में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 89वां क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2023 को इंदौर में हुए आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम क्या थी। तो दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हमें थीम बतानी है कि क्या थी। तो दोस्तों उभरता हुआ मध्य प्रदेश, अजब मध्य प्रदेश में भविष्य के लिए तैयार राज्य, तो मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट, तो ठीक है यही हमारी थीम देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश इज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था दोस्तों इंदौर में 2023 में, जनवरी 2023 में इंदौर में क्या दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। तो इसकी थीम की बात करें तो थीम क्या था, मध्य प्रदेश क्या है भविष्य के लिए तैयार राज्य, है ना, मध्य प्रदेश फ्यूचर रेडी स्टेट। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों ने पूछा कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा, नेपाल, मालदीव, भूटान और नारू। तो 90 का क्वेश्चन है दोस्तों मालदीव। तो मालदीव क्या है सबसे छोटा देश हमें देखने को मिलेगा। सबसे छोटा देश क्या दोस्तों हमें मालदीव देखने को मिलेगा। तो मालदीव क्या दोस्तों सबसे छोटा देश हमें देखने को, सबसे छोटा देश क्या दोस्तों हमें मालदीव देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया। सो दोस्तों ये इस तरह का फालतू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शाख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो क्रिसिल है, यस, इकरा है, यस, और फिच है, यस। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ, ये दोस्तों हमें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 92 का हमें क्या दोस्तों 20, ये दोस्तों यस ये देखने को मिलेगी, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, तो ये नहीं मिलेगी। ICR है दोस्तों, इकरा हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इकार नहीं देख रहे। तो इकरा और क्रिसिल ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगी, तो ये हमारा क्या है नहीं देखने को मिलेगी। तो क्रिसिल, इकरा और फिच ये क्या है हमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमें देखने को मिलेगी, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से विचार करना है दोस्तों कथनों पे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन
ठीक है, इसमें बताना है दोस्तों कि महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 92 में किया गया था। ये इसका अध्यक्ष कार्यकाल 3 वर्ष 65 वर्ष रहता है, या जो भी हो। तो कौन से सत्य है बताना है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 93। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं पहले। तो पहला, दूसरा, तीसरा, दोस्तों तीनों के तीनों ही बताना सही है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। तो यस, ये बात भी सही है। ठीक है, मतलब एक में एक्ट है और एक्ट में कब किया गया था, और फिर ये दोस्तों 3 साल 65 वर्ष, तो ये हमें सही देखने को मिलेगा। तो तीनों के तीनों दोस्तों क्या हमें सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, हमें सही और करेक्ट देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मिलने वाला भिलवा मुख्य किस क्षेत्र में वन उपज है। तो दोस्तों भिलवा क्या है, मुख्यतः किस क्षेत्र की वन उपज हमें देखने को मिलेगी। तो भिलवा दोस्तों पूछा रहा है कि जो भिलवा हमें कहाँ, या भिलवा या भिलावा हमें कहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे अधिक भिलावा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये दोस्तों कहाँ मिलेगा, हमें छिंदवाड़ा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो भिलावा अधिकांश हमें दोस्तों क्या छिंदवाड़ा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में भिलावा एक वृक्ष होता है दोस्तों, ये हमें छिंदवाड़ा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अब इससे क्या काम है इसका दोस्तों, इससे क्या स्याही बनाई जाती है, पेंट बनाए जा सकते हैं और औषधि बनाई जाती है। तो स्याही और पेंट विशेष रूप से। ठीक है, अब दोस्तों यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की बात की गई है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो अब दोस्तों एक नई आ गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, और किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो भारत का कौन सा स्थान है, इससे पूछा है कि दोस्तों कि भारत का स्थान कौन सा है, आपको ये बताओ कि भैया भारत का स्थान हमें क्या देखने को मिलेगा। तो ये आंसर दोस्तों हमें 126। तो मतलब हम ऐसे देश हैं जो 126वें हमारी रैंक हम होल्ड करते हैं, किसमें, 126वीं रैंक होल्ड करते हैं हम हैप्पीनेस में। मतलब इससे ज़्यादा हम, हाँ और भी दोस्त, मतलब 125 देश दोस्त ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, राइट। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों में कौन सा कथन शामिल था। तो 1935 के एक्ट की हमें विशेषताएं बताने की कौन सा प्रावधान हमें शामिल देखने को मिलेगा। 1935 में संघात्मक सरकार की यह द्वैध, ठीक है, बात की गई। प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना, तो ये हमें गलत देखने को मिलेगा, हटाना है। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, तो ये भी हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला और तीसरा हमें देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा 96 का ए। तो 96 का दोस्तों हमें पहला और तीसरा हमें सही देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों प्रांतों में 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को हटाने की बात की थी, न कि लागू करने की। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म क्या है दोस्तों, 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे भावन नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, लेकिन सैनिक छावनी पर हुआ था। इनके पिता का नाम बताना है। तो अब इनके पिता का नाम बताना, अमोघवर्ष के पिता कौन थे ये हमें बताना है। ठीक है, तो 97 का आंसर दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें गोविंद रत्ती देखने को मिलेगा। तो गोविंद रत्ती दोस्तों इनके पिता थे। ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस की स्थापना किस बार। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो 1927 में क्या दोस्तों, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना दोस्तों 1927 में हमें देखने को मिलेगी। तो 1927 में क्या दोस्तों, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। शेफाली चौरसिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हिंदी गाने की प्रस्तुति दी थी, वह किस जिले से संबंधित है। तो शेफाली चौरसिया दोस्तों में याद रखना, ये भी दोस्तों पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमारा हो सकता है। ठीक है, तो हिंदी गाने, तो फीफा वर्ल्ड कप में दोस्तों 2022 में हिंदी गाने की प्रस्तुति दी थी किसने, शेफाली चौरसिया ने। अब ये शेफाली चौरसिया हमें कहाँ से देखने को मिलेगी, ये दोस्तों हमें मंडला जिले से देखने को मिलेगी। तो शेफाली चौरसिया क्या है दोस्तों, मंडला जिले से संबंधित हमें देखने को मिलेगी। अब जूट उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन सा राज्य प्रथम है। ठीक है, तो जूट उत्पादन में क्या दोस्तों पूछा रहा है कि जूट उत्पादन में कौन सा राज्य हमें प्रथम देखने को मिलता है। दोस्तों ये हमें पश्चिम बंगाल ही प्रथम देखने को मिलेगा। राइट, पश्चिम बंगाल क्या हमें प्रथम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पर क्या दोस्तों सबसे अधिक जूट उत्पादित किया जाता है। यदि अन्य जिलों की यदि पूछ लिया जाए दोस्तों कि अन्य जिले और कौन हो सकते हैं या फिर अन्य राज्य कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल के अलावा दोस्तों में असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय में भी किया थी, लेकिन सबसे अधिक की बात किया तो
तो पश्चिम बंगाल, लेकिन हमें असम, उड़ीसा, बिहार को भी याद रखना है, राइट। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा टेस्ट, आज का हमारा FLT। आई होप इसके अंदर हमारा बहुत सारा रिवीजन तो हुआ ही होगा, साथ ही साथ हमने दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्टिक्स भी सीखी होगी, साथ ही साथ हमने कुछ नई चीज़ें भी, हमने फैक्ट्स डेटा को भी देखा होगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।